नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग। पार्ट 81। मीरा और जेसमै ने कंधे के ऊपर झांका। जेस अपनी कफलिंग सही कर रहा था। तू रेडी है ना? मैंने मुस्कुराकर उसी से सवाल किया जो अक्सर वो मुझे पूछता था। वो थोड़ा सा सिर हिलाकर बोला, रेडी। अंदर से जैसे किसी ने सांस खींच ली। अब कुछ भी हो सकता था। नीचे मेहमान इकट्ठा थे। मुख्य दरवाजे के पास एक विशाल फ्रेम लटका था, डॉन विक्टोरियो की तस्वीर। उसके नीचे सजावट में एक किताब और दोनों तरफ फूलों की वाजें रखी थी। उसके साथ ही जेस के भाई रोक्को का फोटो था। वो बहुत खूबसूरत था। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों उसकी तस्वीरें हर दीवार पर नहीं थी जैसे उसके पिता की थी। और दिल में चुभन उठ गई कि इतनी कम उम्र में वो चला गया। कमरा संवेदना से भरा था। लोगों के चेहरों पर मुस्कानें थीं पर आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं जेस के पहलों पर खड़ी रही जब वो बोल रहा था। आवाज में वो पुराना अधिकार था, पर कहीं गहराई में शोक भी था। अगर कोई और होता तो मैं कहती कि वो बस रस्म निभा रहा है, पर जेस के बारे में मैं जानती थी कि हर शब्द सच्चा था। उसका अपने पिता से रिश्ता जटिल था, प्यार भी, घृणा भी। मैं चुप थी, बस देखती रही। दिल भारी था, विक्टोरियो के लिए नहीं, उसके लिए जिसका पिता ये सब था। जेस आज सबके बीच भी किले जैसा खड़ा था, पर उसकी दरारें मैं महसूस कर रही थी। उसके संक्षिप्त भाषण के बाद भीड़ धीरे धीरे आपसी बातचीत में लग गई। मोमबत्तियों की मुलायम रोशनी, शांत संगीत और वाइन की खुशबू। एक क्षण को सब कुछ सामान्य लगने लगा था, पर फिर दरवाजे के डबल पैनल खुले और वो शांति टूट गई। रिकार्डो, एंजो और उनके पीछे एक औरत, पतली, अद्भुत सधी हुई, काले रेशमी लिबास में, चेहरे पर आधी घूंघट। ग्यूलेट्टा। तो प्लास्टिक सर्जरी ने कमाल ही किया था। कमरे की हवा बदल गई। मैंने महसूस किया जेस के अंदर तनाव सांस ले रहा था। उसके हाथ की उंगलियां ऐसी थी जैसे दार करीब हो। इन्हें तो बुलाया नहीं था, मैंने धीरे से कहा। नहीं, उसने जबड़े भींचते हुए उत्तर दिया। नहीं बुलाया था। सभी नजरें अब उन तीनों पर थी। रिकार्डो हाथ में वाइन का गिलास लिए आ रहा था। एंजो उसके पीछे शेर की तरह धीरे धीरे कदम रख रहा था। और ग्यूलेट्टा, सब कुछ नियंत्रण में लेने की अदब के साथ। जेस रोमानो, रिकार्डो की आवाज आई, शहद भरी, पर उसमें जहर थी। कैसी सुंदर शाम बनाई है तूने अपने प्यारे भाई के लिए। 15 साल बीत गए, किंतु समय तो उड़ गया ना। कमरा स्थिर हो गया। अब यह श्रद्धांजलि न रही, युद्ध का मंच बन गई थी। जेस, मुझे अंदाजा होना चाहिए था। रिकार्डो हर बार छाया से निकला करता था और हर बार गलत घड़ी पर। एंजो बस घमंडी प्यादा था, शोर ज्यादा, काबिलियत कम। पर ग्यूलेट्टा, वो तो पुरानी विश्वासघात की याद थी, बरसों का घाव। उनकी यहाँ आने की हिम्मत। मेरे शहर में, मेरे घर में। मैं शांत खड़ा रहा पर अंदर लावा उबल रहा था। मीरा, मैंने नजर बिना घुमाए धीरे से कहा। पास रहना। उसने सिर ऊंचा करके हाँ कही। हमेशा वो ऐसे ही रहती थी, डर के बीच भी अडिग। रिकार्डो, मेरी आवाज थी लोहे की, ठंडी और सटीक। तुम्हें निमंत्रण नहीं था। उसकी हंसी धीरे फैली। परिवार को आने के लिए आमंत्रण नहीं चाहिए, मैंने धीरे से कहा। परिवार खून से विश्वासघात नहीं कर सकता। कमरा संघर्ष की तेज चुप्पी से भर गया। ग्यूलेट्टा की आंखें मीरा पर ठहर गईं। कितनी खूबसूरत है ये। विक्टोरियो भी शायद खुश होते,
मैंने एक कदम आगे बढ़कर मीरा के सामने आ गया। उसका नाम मत ले इस घर में। घर? रिकार्डो हंसा। जेस, हर घर हमेशा नहीं टिकता। कभी नींव दरक जाती है, कभी छत ढह जाती है, और कभी तो पूरा घर जल उठता है। मेहमान धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके अंदर डर था, पर नजरें अब भी हम पर थी। मैंने सांस भरी, आवाज संभाली, आज मृत्यु की नहीं, स्मृति की रात है। अगर तुम युद्ध चाहते हो, तो गलत जगह चुनी है तुमने। रिकार्डो मुस्कराया। एंजो कंधे उचकाए। गिउलेट्टा बस मुस्कराई जैसे उसे पहले से पता हो कौन जीतेगा। और मैं जान गया, ये शुरुआत थी। रात कड़वे अंत तक पहुंच गई। मेरी माँ ने उन्हें गेस्ट रूम दिए। उसकी राजनीति हमेशा तेज थी। मेरा गुस्सा अब भी काबू में न था। मैंने टाई ढीली की, हॉल से गुजरा। हर कदम के साथ स्टाफ गर्दन झुकाते गए। उनके चेहरों पर डर स्पष्ट था। वो भी महसूस कर रहे थे आने वाले तूफान को। मीरा, मैंने धीरे से उसका नाम लिया। नजर भीड़ में ढूंढ रही थी। वो माँ से बात कर रही थी, नम्र, पर आंखें मेरी तरफ थीं। वो मांग के बिना ही समझ गई कि मुझे जरूरत है। कदम बढ़ाकर आई, हाथ मेरे बाह पर रखते कहा, तू फटने वाला लग रहा है। क्योंकि मैं सच में फटने वाला हूँ, मैंने धीरे से कहा। रिकार्डो, एंजो ये सम्मान के लिए नहीं आए, बल्कि मेरे संयम को तोड़ने के लिए। मीरा का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। तो इन्हें वो मजा मत दे। आसान कहना था, कठिन सहना। तभी माँ हमारे पास आई। उनकी आवाज में वो ही कड़ाई थी जो मुझे बचपन से रोके रखती आई है। जाकोपो, वो बोली, उन्हें रहने दे आज रात। उन्हें निकालने से मामला और बिगड़ जाएगा। माँ, नहीं, वो कड़ी हो गई। तू अब डॉन है, पर अभी भी मेरा बेटा है। रिकार्डो खतरनाक है, एंजो धूर्त और गिउलेट्टा, वो रेशम में लिपटा जहर है। अगर अभी लड़ा, तो उनके जाल में खुद फंस जाएगा। मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो सच कह रही थी। और मुझे झुकना पसंद नहीं था। मीरा के हाथ की गर्माहट पीठ पर महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, वो ठीक कह रही हैं। मैंने कसकर कहा, पर यह खत्म नहीं हुआ। इन्हें अंजाम देना होगा। माँ ने जवाबी सख्ती से कहा, देना ही होगा, पर आज नहीं। और वो धीरे धीरे अंधेरे गलियारे की ओर चली गई। मीरा ने गहरी सांस ली। वो सही कह रही है, जेस। आज नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सच्चाई कह रही थी, पर मेरे अंदर का तूफान अब भी चल रहा था। रात गहरी हो गई थी। घर शांत था, पर मन नहीं। मैं अपनी स्टडी में गया, वो ही कमरा जहां अब भी पिता की तस्वीर टंगी थी। गिलास में विस्की भरी और दीवार की ओर देखा। वित्तोरियो रोमानो, तानाशाह, राजा, राक्षस, वो जिसने भय से शासन किया और हर चीज को तोड़ दिया जिसे कभी छुआ। बस्तार्दी, मैंने धीरे से कहा और एक लंबा घूंट पिया। रिकार्डो, एंजो, गिउलेट्टा सब समझते थे कि मैं भी अपने पिता सा हूं। पर सच ये था, मैं उससे भी खतरनाक था। मैंने गिलास रख दिया, टेबल पर झुका और अपने ही चेहरे का प्रतिबिंब देख कहा, मेरे घर में घुसकर योजना बनाओगे? मेरा हवा सांसोगे? तो यहीं जला दूंगा मैं तुम सबको। तभी दरवाजे पर हल्की सी थपकी आई। मीरा, वो धीरे से अंदर आई। बाल खुले, ढीला सा गाउन, पर आंखें तेज। अब तक जाग रहे हो? उसने धीरे से कहा। नींद नहीं आ रही। वो पास आई, मेरे सीने पर हथेली रखी। कुछ वादा कर मुझसे। क्या? उन्हें अपने खेल में शामिल मत होने देना। मैं तेरी नजरों में देखकर जानती हूं, तू पहले ही योजना बना रहा है।
पर इस बार आग से आग मत लड़ना। उसका स्पर्श मुझे क्षण भर को थाम गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने और करीब खींचा। मीरा, अगर मैं नहीं लड़ूं, तो वो हम दोनों को खत्म कर देंगे। उसकी सांस धीमी हुई, पर वो पीछे न हटी। तो लड़ाई अक्ल से लड़, जेस, ना कि खून से। इस बार उन्हें हर सोच से हराना। मैंने लंबी सांस ली और धीरे से उसके माथे पर चुंबन किया। तू सही कह रही है, पर अगर किसी ने तेरी तरफ गलत नजर डाली तो मैं कसम खाता हूँ, रुकूंगा नहीं। क्योंकि मेरे लिए हर गुनाह माफ था, पर किसी ने अगर मेरे अपने को छुआ तो उसकी जिंदगी मेरी सजा होगी। पाठ 82। जिस अगली सुबह टॉमस मेरे ऑफिस में था। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर रही। हर सोच बस एक चीज की तरफ घूम रही थी। टॉमस ने धीमे से कहा, वाकई हिम्मती लोग हैं वो। मैं खिड़की की तरफ देखता रहा। बाहर फैले हरे मैदान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सरल तस्वीर का हिस्सा, तूफान आने से पहले की शांति। कुछ पल बाद मैंने बोला, मेरे पिता कहते थे, कभी भी किसी साम्राज्य का पतन हो तो उसके अंदर से ही कोई दलाल होता है। टॉमस ने सिर हिलाया। स्पष्ट है, वे तुझे गिराना चाह रहे हैं। वे रिक्कार्दी के साथ काम कर रहे हैं, मैंने सीधे कहा। नामुमकिन। मैं घूमकर उसकी तरफ हुआ और तीखी नजर से देखा। जो कह रहा हूं वो सच है। थोड़ा मौन रहा, फिर उसने पूछा, अब क्या करना होगा? उन्हें मिटाना होगा। मासिमो को समझाना होगा कि मैं उनमें से नहीं जिससे कोई खेल खेले। अगर मैं अपने परिवार को खत्म कर सकता हूं, तो उसे भी खत्म करना मेरे लिए कुछ नहीं। टॉमस चुप हो गया। बड़ा कदम है, डॉन। सालों से ऐसा नहीं हुआ। अब होगा। यही एक रास्ता बचा है। रात भर मेरे दिमाग में योजना घूमती रही थी। मैंने उसे विस्तार से टॉमस के सामने रखा। वो हर एंगल पर ध्यान से सुन रहा था, हर कमजोरी बताता गया। कुछ घंटों में एक ठोस योजना बन गई। तभी मीरा अंदर आई। हर बार की तरह उसके प्रवेश से सांस एक क्षण को थम सी गई। उसकी सुंदरता कभी धीमी न पड़ी थी। वो एक ऐसी मादकता थी जिसका वर्णन शब्दों से परे था। वो टॉमस को देखकर मुस्कुराई। कितने सालों से दोनों का आमना सामना न हुआ था। उसकी मुस्कान देखकर टॉमस उठा और गले लग गया। मेरे जबड़े थोड़े कस गए। मैंने खंखार किया। टॉमस ने संकेत समझ लिया और फौरन पीछे हट गया। मीरा मुड़ी और मेरा सामना किया। ब्रेकफास्ट पर नहीं दिखे आप, डॉन रोमानो? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा। मेरी गलती, मिसेज रोमानो। थोड़ा व्यस्त था। मैंने उसे खींचकर अपने पास लाया और उसके माथे पर चुंबन किया। टॉमस ने मजाकिया लहजे में कहा, प्यार के पंछियों, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो अब जा भी तो सकता है, मैंने सीधे कहा। जेस, मीरा ने धीमे से टोका। ऐसे मत बोलो। टॉमस हंस पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद वो चला गया। या और मीरा और मैं अकेले रह गए। तुझे खाना चाहिए, उसने मेरी टी शर्ट के स्लीव को सीधा करते हुए कहा। मैंने हंसकर कहा, खाने के लिए क्यों देखूं जब पूरा भोज मेरे सामने खड़ा है। उसका चेहरा लाल पड़ गया। जेस, प्लीज, मैं गंभीर हूँ। मैंने उसका चेहरा थाम लिया और उसके होठों पर अपने रख दिए। वो भी उतनी ही गहराई से लौटी। मैंने उसे अपनी डेस्क पर उठाकर बैठाया और उसकी ड्रेस के स्ट्रैप धीरे से सरकाए ही थे कि दरवाजा खुल गया। मीरा तेजी से झपटकर टेबल के नीचे छिप गई। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अंदर आई मेरी माँ डोना कार्मेला। वो शक भरी नजर से मुझे देख रही थी। मैं कुछ बाधित कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कठिनाई से कहा। वो थम गई, फिर धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गई। अभी टॉमस गया है,
मैंने सिर हिलाया। हाँ, उसका थोड़ा काम था। और मीरा मीरा ने टेबल के नीचे से मुझे पिंच किया। मैंने मुश्किल से चेहरे पर कोई भाव आने न दिया। वो घर में ही कहीं होगी। अच्छा, उन्होंने धीरे से कहा, आंखें कमरे में घुमाईं। मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो सामने बैठीं और हम कारोबार की चर्चा करने लगे, कभी माफिया के बारे में, कभी वित्त के बारे में। पर मेरा ध्यान उधर न था, क्योंकि टेबल के नीचे मीरा का हाथ मेरे क्रोच तक आ गया था। वो जानती थी कैसे मुझे परेशान करना है। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने नीचे देखा, वो मुस्कुरा रही थी। जेस, तू सुन भी रहा है मुझे? माँ ने पूछा। हाँ, हाँ, मैंने जल्दी से कहा और एक लंबी जम्हाई ली। नींद कम ली थी शायद। वो चिंतित स्वर में बोली, तेरी आंखें लाल हैं। हाँ, मैंने मुस्कराया, पर उसी वक्त मीरा ने नीचे से थोड़ा और ज्यादा कर दिया। मेरे होठों से संभल कर निकला सांस भारी था। माँ ने कहा, खैर, यह बात फिर कभी कर लेंगे। तू एले कब लौट रहा है? जैसे ही यहाँ के चूहे निकाल लूंगा। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो जानती थी किसकी बात हो रही है। वो उठी। मैं खड़ा न हो पाया क्योंकि स्थिति अब वज्र की तरह कठिन थी। जेस जी, तुम दोनों को लगता है लोग नहीं जानते? थोड़ा धीरे चलो, मीरा कर लड़े तो मत जान बख्शना। और आराम से, वो हंस रही थी। मीरा चेहरे के नीचे थी और अब लाल हो चुकी थी। जी डोना, उसकी आवाज निकल ना पाई। माँ हंसती हुई चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और लगा लोच किया। मीरा पहले ही मेरी टेबल पर बैठ चुकी थी। अब जहां ध्यान छूटा था, मैंने धीरे से कहा और फिर होठों पर कब्जा किया। वो तुरंत पिघल गई। मैंने उसे काउच तक ले गया। थोड़ी ही देर में हम दोनों समय से बेपरवाह थे। वो मुझे उकसा रही थी, मैं उसे कसके पकड़े था। हमारी सांसें मिल रही थी, बेहिसाब तेज। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे में सिमट गए। जब सब कुछ खत्म हुआ, हम सोफे पर गिरे पड़े थे, थके सांस लेते हुए। मीरा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे पिता की वजह से तेरे साथ जो भी हुआ, उसके लिए माफी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, थैंक यू, जेस। वह बिस्तर से उठी, साफ सफाई के लिए बाथरूम गई। मैं पीछे पीछे चला गया। पानी की बूंदें उसके बालों से फिसल रही थी। वो उसी गर्मी की एकमात्र मालिक थी जिसे मैं जानता था। हम वापस एले कब जाएंगे? उसने पूछा। मैंने उसका चेहरा थामते हुए कहा, बस ये मामले निपटा लूं, 2-3 दिन में। ठीक है। लॉस एंजेलिस की याद आ गई। वो हंसी। नहीं, बस ये घर कई यादें सा दिला रहा है। उसकी आंखों में एक साया सा था। मैंने समझ लिया। जब तक हम यहाँ हैं, वो धीरे से कहती हुई बोली, क्या मैं अपने भाई से मिल सकती हूँ? मैं का चेहरा बदल गया। क्यों मिलना है उसे? क्योंकि वो मेरा एकमात्र परिवार है, जेस। मैंने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी तेरा परिवार हूँ। वो हल्के से हंसी। वो गिनती नहीं करती। मैंने भौं चढ़ाई। क्या? उन दो शब्दों के बीच जो चुप्पी थी, उसमें सैकड़ों मतलब थे। मीरा, तू मुझे अब भी अजनबी समझती है? जेस, मुझे पता है हम शादीशुदा हैं, पर तू मेरी पत्नी है और मैं तेरा पति। आवाज ऊंची हो गई। वो चौंक गई। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सॉरी, मीरा। पर हम यूं ही अपनी बातों से सब कुछ और मतलबदार ना बनाएं। बाकी सब कुछ भाग्य के हाथ में है, पर ये हमारे काबू में है। वो धीरे से पिघल गई। मैंने जारी रखा, मैंने हर दिन तुझे चुना है,
पहली बार देखने के दिन से। मुझे पता है मेरे तरीके ठीक नहीं थे, पर जितना प्यार मैं महसूस करता हूँ वो असली है। और मुझे पता है तू भी महसूस करती है। वो धीरे से हंसी। कुछ सेकंड में इतना सब। वाह। मैंने आंखें घुमाई। मीरा, प्लीज क्षण ना बिगाड़। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सिर्फ तुझसे प्यार है, बाकी दुनिया इंतजार कर सकती है। वो सिर हिलाकर सहमत हुई, पर फिर धीरे से जोड़ा। फिर भी मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी, मैंने थकी सी आवाज में कहा। ये औरत सच में का दिन मुझे मार ही डालेगी। 583 मीरा, मैं अब भी उस नशे में थी जो जेस ने पिछली रात मेरे दिल में घोल दिया था। उसका प्यार जैसे हर जख्म को कुछ पलों के लिए मिटा देता था। बाथरूम में उसके लंबे इजहार ने मुझे एक नौजवान लड़की जैसा मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। पर वो मुस्कान थम गई जब फोन की स्क्रीन पर मासिमो नाम दमक उठा। दिल की धड़कन थम सी गई। सप्ताहों से उससे कोई संपर्क न था जब से उसके आदमी मुझे मारने की कोशिश कर गए थे। उसका संदेश पढ़ते ही खून जम गया। तेरे पास कुछ है जो मुझे चाहिए। वेलवेट स्यूट फाइल। इंतजार मत करा मीरा, वरना तेरे भाई का खून तेरे हाथ पर होगा। संदेश के नीचे भाई की तस्वीर थी, मैनहट्टन की कहीं। मैंने ड्रेस की मुट्ठी कस ली, हाथ कांप रहे थे। मुझे रॉबर्टो को चेतावनी देनी थी, पर उसका मतलब था उसे पूरा सच बताना, और वो सच मैं खुद से भी अब तक नहीं कह पाई थी। मैं उसे बचाने की कोशिश में सालों से झूठ के अंधेरे में रह रही थी। मेरे मन में तुरंत जेस की छवि गूंजी, वो भूरे धूसर नेत्र जिनमें तूफान छिपा था, पर जिन्हें अब समझना मैं छोड़ चुकी थी। पर अब मैं उसे नहीं बता सकती थी। उसके सिर पर पहले ही काफी बोझ था। ये मामला मेरा था, और अब मुझे खुद यह सुलझाना पड़ेगा। पहला कदम था अपने भाई से मिलना। जेस नहीं चाहता था कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन ये हालात इतने गंभीर थे कि उसकी इजाजत का इंतजार कोई विकल्प न था। सो मैं सीधे गई उनसे जो उसे भी डर ना पाते थे। डोना कार्मेला। डोना, मैंने नरम स्वर में कहा। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। इस बार काले कपड़ों में, चेहरे पर ना मेकअप, ना वो पुरानी तेज रौनक। वो शोक में थी। इतना गंभीर रूप उन्हें पहली बार देखा था। मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे यह दृश्य देखना नहीं चाहिए था। बैठो मीरा, उन्होंने धीरे से कहा। इस बार मेरे बेटे ने क्या किया है? मैं हंस पड़ी। इस बार कुछ भी नहीं किया। अभी तक। वो हंसी थोड़ी सी। अच्छा जवाब। आप कैसी हैं, डोना? मैंने पूछा। वो कुछ पलों तक शांत रही, फिर धीरे से कहा, दिल भारी है पर जी लूंगी। आवाज सीधी थी, पर दर्द छिपा न था। मैंने सावधानी से उनका हाथ थामा। उन्होंने मेरे हाथ को हल्के से दबाया और एक कमजोर सी मुस्कान दी। उनकी आंखों में आंसू चमके, पर गिरने न दिए। हम कुछ मिनट यूं ही बैठे रहे, चुप, आंसू बिना, शब्द बिना। ऐसी औरत को सांत्वना नहीं दी जा सकती, उसे बस अपनी चुप्पी पूर्ण करने का समय देना होता था। आखिर मैंने धीरे से कहा, मुझे कहीं जाना है पर जेस इजाजत नहीं देगा। क्या आप मदद कर सकती हैं? ज्यादा समय नहीं लगेगा। जीवन और मौत का सवाल है, उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने होंठ काट लिए। एक तरह से। ठीक है, वो बोली, मैं गाड़ी और सुरक्षा की व्यवस्था कर दूंगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो वो बेटा मुझे खुद मार डालेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं ध्यान रखूंगी। वादा है। उन्होंने सब इंतजाम कर दिया। अब बस मुझे जल्दी निकालना था। मैंने फोन निकाला और भाई को कॉल की। रॉबर्टो, 30 मिनट में कैफे डेला मोंटे पहुंच जा। क्या? तू न्यूयॉर्क में है? वो चकित हुआ। कोई प्रश्न नहीं।
सिर्फ वक्त पर पहुंचना काफी कुछ बताना है। कॉल काट दी। सीढ़ियां उतरते वक्त किसी से टकरा गई। अरे अरे, अगर ये मेरी प्यारी कजिन इन लॉ नहीं है तो। मैंने माथा सिकोड़ा। एंजो। उसकी वो नकली चमक भरी मुस्कान जिससे बाकी लड़कियां पिघल जाती, मेरे लिए बस घृणा थी। क्या चाहता है तू? मेरी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। इतनी कड़वी? कितने समय बाद मिल रहे हैं, थोड़ा तो नरमी दिखा। उसने मेरे बाल छूने की कोशिश की। मैंने फौरन हाथ झटक दिया। छूना मत। वो हंसा। पहले से ज्यादा जोशीली हो गई है और भी आकर्षक। कमबख्त। मैं अपनी कजिन की विधवा को देख रहा था। अब एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है। उसकी बात का मतलब समझते ही सीना ठंडा पड़ गया। वो सच में जेस को मारना चाहता था। मेरा जेस। मैंने सांस खींची। उसके चेहरे को अवहेलना से देखा। सपनों में ही रख अपनी गंदी इच्छाएं। मुझे पता था जेस जल्द लौटेगा और मुझे उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। मैं मुड़कर बड़ी ही थी कि उसने कंधा पकड़ा। गार्डस। मैं चिल्लाई। तुरंत मेरे आसपास खड़े पहरेदार सक्रिय हो गए। बंदूकें एंजो की तरफ घुमाईं। वो हंसा। अच्छा है, अब आदेश देना भी आ गया तुझे। मैंने सख्ती से कहा, अभी हट जा, वरना तेरा दिमाग यहाँ छितरा दूंगी। तू नहीं कर सकती। आजमा ले। मेरी नजर में वो तेज जोश था जो उन्हें समझा गया कि मैं मजाक नहीं कर रही। वो धीरे से हटा, पर उसके चेहरे पर वो ही शातिर हंसी थी। मैंने जोर से कदम उठाए और कमरे की ओर लौट गई। सिल्क स्कार्फ में बाल लपेटे, सनग्लास लगाए, बस इतना ही भेष काम आ सकता था। वक्त कम था। सीढ़ियां उतर गई और गाड़ी में बैठ गई। जरा तेज चलो, कृपया, मैंने कहा। एंजो की वजह से पहले ही देर हो गई थी। कमबख्त, मैंने झल्लाकर बोला। ड्राइवर घबरा गया। मैंने हंसते हुए कहा, तुमसे नहीं कहा, आराम से ड्राइव करो। वो घबराकर मुस्कराया। कुछ मिनटों में हम कैफे डेला मोंटे पहुंच गए। रोबर्टो मुझे सामने नहीं देख पाया। वो पीठ घुमाए कुर्सी पर बैठा था। 3 साल बाद मैंने उसे देखा। वो थोड़ा बदला था। बाल थोड़े लंबे, दाढ़ी सलीके से कटी, चेहरा भरा हुआ। लड़का अब आदमी लग रहा था। मैं कुछ पल खड़ी रही, फिर धीरे से कुर्सी खींच ली। ये कुर्सी खाली है। वो ऊपर देखा, भौहें सिकोड़ गया। फिर अचानक चेहरा खिल उठा। मीरा, मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो उठा और मुझे जोर से गले लगाया। 3 साल का फासला एक झटके में पिघल गया। मैंने भी वैसे ही थाम लिया। जब हम अलग हुए, मैंने ग्लासेस उतार दिए। सच में तू है? उसने धीरे से कहा। हाँ, मैं ही हूँ। मेरी आवाज कांपी थोड़ी। तू तो बदली लगी रही है। तू भी। क्या किया तूने अपने साथ? वो हंसा। शराब छोड़ दी, वर्कआउट शुरू किया, अच्छी नौकरी मिल गई। मतलब अब कोई अंधेरे काम नहीं? नहीं, वो मुस्कराया, गर्व से। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो घबराया। क्या हुआ? तू ठीक है? ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा। बहुत याद आ रहा था तू। मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामा। वो मेरी झलक जैसा ही था, लेकिन मुझे पता था वो सच सुन नहीं पाएगा। वो टूट जाएगा। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इस दुनिया से दूर रखूंगी, भले इसके लिए मुझे जेस को धोखा देना पड़े। 584। मीरा। मैं अभी अभी कमरे में दाखिल ही हुई थी कि उसकी आवाज ने हवा को कठोर सा कर दिया। कहाँ थी तू? मैं चकित सी रुक गई। तू जल्दी लौट आया। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पर्स की स्ट्रैप को कस लिया। एक जरूरी काम था।
कौन सा काम? कुछ खास नहीं। मैंने उसके मुट्ठी भींचने की आवाज सुनी। मिरेबल वैलेंटे, उसकी आवाज नीची पड़ी। सच्चाई बोलने का तुझे बस एक मौका दे रहा हूँ। तू जानती है, मुझे पहले से पता है कहाँ गई थी तू। मेरा ठोड़ी स्वाभाविक रूप से ऊंची हो गई। क्यों मैं हर बार उसके घर से डरूं? अगर पता ही था, तो यह बेतुके सवाल क्यों पूछ रहा है तू? वो कुछ पल के लिए चौंका सा लगा। मीरा, उसके स्वर में वो चेतावनी थी जो मेरी रीढ़ में ठंडक सी उतर गई, पर मैंने अनसुना किया। मैंने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए, पर उसने मुझे खींच लिया। नजर उसकी आंखों से टकराई, सख्त, तीखी। तू तनी जिद्दी क्यों है? उसका स्वर थोड़ा थक सा गया। मैं तेरी रक्षा का ही तो प्रयास कर रहा हूँ। देख रहा है ना, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ 5 बॉडीगार्ड थे। इतने लोग तो राष्ट्रपति के आसपास भी न होते। डोना का इतना जतन सामान्य था, पर मेरे लिए वो भी काफी न थी। शायद अगली बार तू व्हाइट हाउस की पूरी सुरक्षा मेरे पीछे भेज देगी। मैंने कटाक्ष किया। अपनी जुबान संभाल, औरत, वो गर्जा। और अगर न संभालू तो? मैंने कदम ऊपर उठाए, इतनी करीब कि हमारी नाकें छू रही थी। उसकी सांसें तेज थी। मुझे संतोष हुआ। मुझे पसंद था उसे यूं बेकाबू देखना। तू, उसकी उंगलियां मेरे गले के चारों ओर सधी, बस हल्की सी हथकड़ी जैसी। मैं मुस्कुरा गई। तू मुझे पागल कर देती है, वो फुसफुसाया, और फिर उसके होठ मेरे होठों से टकरा गए। मैंने खुद को उससे अलग करने की कोशिश की, पर शरीर उसके स्पर्श से जकड़ा रहा। तुझे लगा ऐसे घंटों गायब रह के यूं चुपचाप वापस आ जाएगी और मैं कुछ न पूछूंगा? उसकी आवाज धीमी पर कांपती थी। मैं तेरा कोई छोटा विकल्प नहीं हूँ मीरा, मैं तेरा पति हूँ। पति? मैंने गुस्से से दोहराया। कौन सा पति अपनी पत्नी को अगवा कर पिंजरे में रखता है और उसे प्यार कहता है? बताओ जरा। या फिर तू वापस रिक्कार्दी के पास चना चाहती है? उसका लहजा कांटा बन गया। वही जिसने तुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने अपना हाथ उसके कब्जे से खींचा, गुस्से से कहा, मैं तेरी मलकियत नहीं, जेस। इस सोच से बाहर आ जा। कमरा जैसे सांस लेना भूल गया। वो मेरे करीब झुक गया, न गुस्से में, पर एक और ज्यादा खतरनाक सुकून के साथ। फिर से कह। उसका स्वर मुझ पे फिसला। कह कि तू मेरी नहीं है, और उसे सच कर दिखा। मुझे उससे दूर धकेल देना चाहिए था, पर मैं बस जमी रही। दिल सीने से टकरा रहा था। तू अविश्वसनीय है, मैंने धीरे से कहा। और फिर भी वो और करीब झुक गया। तू कभी मुझसे दूर नहीं जा पाती। मुझे नफरत थी उससे और उस सच्चाई से भी कि वह सही था। मेरा शरीर मेरी माना नहीं। मैं स्वयं उसकी गर्मी की तरफ खींची जाने लगी। उसका चुंबन तीखा था, जैसे अंगारों से भरा हो। मैंने भी वैसी ही ताकत से लौटाया, जैसे हर बार हमारा संघर्ष हो, प्यार के पहले कदम जैसा। उसके हाथ मेरे चेहरे को थामे रहे, कब्जे में, दावे में। मेरे मुंह से हल्के से सिसकी निकली और उसने वो आवाज सुनते ही मुझे और करीब खींच लिया। मैं नफरत करती थी कि चाहकर भी पिघल गई। पर जैसे ही होश आया, मैंने उसे धीरे से धक्का दिया। बस करो। आवाज थकी थी। हम ऐसा और नहीं कर सकते। वो हाँफ रहा था, आंखें अंधेरी और भीगे लहजे में बोला, हम कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। नहीं, जेस। हम फिर बहक रहे हैं। उसके चेहरे पर तनाव था। वो एक कदम आगे बढ़ा, पर मैं खड़ी रही सीधी। मीरा, उसका स्वर अब धीमा हो गया, लगभग मिन्नत भरा। मुझसे क्या छिपा रही है तू? मेरी धड़कनें टूट सी पड़ी। वो हमेशा जान लेता था जब कुछ गलत होता था। कुछ नहीं छिपा रही, मैंने झूठ कहा। झूठ?
उसने एकदम से कहा। तेरी आंखें कह रही हैं कि तू कुछ छिपा रही है। क्या सोच रही है मुझे भोला समझती है? मेरा गुस्सा अब सवालों से तेज था। तू मुझे रहस्य छिपाने का इल्जाम दे रहा है जबकि तेरी जिंदगी ही झूठ के महल पर खड़ी है। उसके चेहरे पर भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या मतलब है? मतलब ये कि तू मुझे पटकथा की तरह अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तूने भी कई सच छिपाए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की। वो आगे बढ़ गया, आवाज करारी थी। मैंने हर हाल में तेरी रक्षा की। रक्षा? मैं हंसी, तीखी और कड़वी। तेरे लिए शादी करना रक्षा था? मेरे भाई के कर्ज के बदले मुझे कैद करना रक्षा था? तेरे पिता के झूठ के खेल में मुझे गति देना रक्षा था? शब्द निकल गए थी जो छिपाना था। वो बोल बैठी थी। मीरा, बस कर, मैंने रस्सी जैसी आवाज में कहा। मुझे भूख लगी है और आराम करना है। मैं उससे पीछे हटी, आंसुओं को रोकती हुई नजरें ऊंची रखकर कमरे से बाहर निकली। मैं अब उसके साथ एक छत के नीचे रहकर सांस नहीं ले सकती थी। इसलिए अपने पुराने मेहमान कमरे में आ गई। कमरा नए पर्दों और महंगे इत्र की खुशबू से भरा था, पर मेरे अंदर खालीपन था। मैं बिस्तर के कोने पर बैठ गई, रेशमी चादर को मुट्ठी में दबाए जैसे वो मुझे गिरने से बचा ले। मैंने अपने और जेस की झड़प दोहराई बार बार। हर सवाल, हर बेचैनी उसकी जरूरत हमेशा नियंत्रण की थी और मेरी जरूरत थी सांस लेने की आजादी की। पर अब यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं था। यह मेरे भाई के लिए था। रॉबर्टो। उसका चेहरा याद आया, कैफे में बैठे वक्त की शांति। वो अब वही पुराना लापरवाह लड़का न था। उसने जिंदगी को फिर से जोड़ना शुरू किया था और अब मासिमो उसकी जिंदगी को एक बार फिर तोड़ना चाहता था। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, गर्म और बेसमझ। मुझे पता था अब कोई रास्ता साफ नहीं था। अपने भाई को बचाना मतलब जेस को धोखा देना था, पर अगर मैं कुछ न करती तो वो मर जाता। दोनों चाहे किसी तरफ झुके, मैं टूटने वाली थी। फोन वाइब्रेट हुआ, फिर वही नाम स्क्रीन पर दिखा। मासिमो। मैंने धीरे से अनलॉक किया। संदेश था, टिकटॉक, मीरा, वेलवेट स्यूट फाइल या फिर तेरे भाई का खून। और मैं कभी धमकी झूठ में नहीं देता। एक सिसकी सी मुझसे निकल गई। हाथ मुंह पर रखा पर रोना रुका नहीं। मैंने छत की तरफ देखा, धुंधली नजरों से। सीना दर्द से भरा था। मुझे दो दिशाएं खींच रही थी, खून का रिश्ता और प्यार का रिश्ता। और किसी भी रास्ते पर जाओ, आखिर में मैं टूटना तो तय था। पाठ 85। जेस मीरा में कुछ अजीब था। मैं उसकी आंखों में देख सकता था, थकावट, घबराहट और वो खाली सी नजर जिसमें वो अंदर से डूब रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो अपने ही जगह कैद थी, सामने के कमरे में। जब भी मैं उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता, वो कहती उसका मन मेरे परिवार से मिलने का नहीं था। वजह ठीक थी, पर मैं जाने क्यों जान रहा था कि सच कुछ और था। फिलहाल मैं उसे पूरा ध्यान नहीं दे सक रहा था, क्योंकि मेरे लिए अभी और भी बड़े मसले थे, मेरे ही कजिन्स। मेरी योजना अब पूरी तरह से चालू हो गई थी। जब मुझे खबर मिली कि एंजो ने मीरा पर हाथ डालने की कोशिश की, तो मैंने खुद को बहुत मुश्किल से काबू किया। मेरे लिए वो सिर्फ एक मौका था, उसकी कब्र खोदने का। कैसे उस हरामी ने हिम्मत की मेरी औरत को छूने की? वो मेरी सबसे कीमती चीज थी और मेरी ही रहेगी। फिर भी मीरा ने जैसे से खुद को संभाला, मैं प्रभावित था। वो वाकई मेरी डोना थी। पर एंजो को अब कीमत चुकानी होगी, और वो इसका तैयार भी नहीं था। मैं गुस्से में ड्राइव कर रहा था। टॉमस फोन पर थी,
काम से जुड़ी बातें कर रही थी। उसकी एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। वे कल यहाँ से जा रहे हैं और मासिमो के साथ कई बार मुलाकात कर चुके हैं। मैंने स्टीयरिंग पहियों पर पकड़ कसी। मेरे घर की छत के नीचे बैठकर मेरे खून के लोग मुझसे गद्दारी कर रहे थे और इतने मूर्ख कि अपने निशान भी छिपा न सके। सुन टॉमस, हर गाड़ी की जांच कर, कोई कैमरा, जासूसी डिवाइस हो तो हटाओ। एस्टेट के हर कोने की सिक्योरिटी स्कैन करवाओ। ऑन इट, बॉस। कॉल खत्म हुई और मीरा का चेहरा फिर से दिमाग में उभर आया। वो यहीं घर में थी, पर मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। मैं जानता था वो फिर से दीवारें खड़ी कर रही है और मुझे बस चाहिए था कि वो देखे मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने वो भावना दबाई और कैसिनो की ओर गाड़ी मोड़ी। कैसिनो मुझे बहुत दिनों से दूर था। जब से मीरा मुझे छोड़कर गई थी, मैं यहाँ नहीं आ सका था। माँ कहती थी, वो अंधेरा समय था। अब बस इतना सुकून था कि वो फिर से मेरी जिंदगी में थी। कैसिनो की हवा में अब भी सिगरेट की गंध भरी थी, पर आज मुझे ये आदत याद भी न थी। शायद मीरा से मिलना मुझे बदल रहा था। वो आदमी पहचानना आसान था, सिल्वर जैकेट और काले चश्मे में, हमेशा की तरह रुस्सो। रोमानो, वो उठ कर आ गया। रुस्सो, मैंने हाथ मिलाया। वो हंसा। हमारे नाम अब भी साथ काफी अच्छे लगते हैं। पर अफसोस, अब तो किसी का हो गया। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी। हाँ, और सही किया। मीरा का चेहरा याद आते ही अंदर एक शांति सी आई। वो छेड़ते हुए बोला, तू तो पूरी तरह मोहित है। शायद, मैंने कहा, कॉफी का ऑर्डर देते हुए। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद मैंने सीधे कहा, सामान है। वो ने ब्रीफकेस टेबल पर रखा और खोला। सब सही था। पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, मैंने बताया। और डॉक्यूमेंट? तेरे बैग में पहले ही रख चुका हूँ, मैंने मुस्करा कर कहा। बड़े चालाक हो गए हो, डॉन साहब। थोड़ी स्मार्टनेस भी एक कला है, मैंने हंसकर उत्तर दिया। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, कसम है। अगर न रखा तो कीमत जानता है तू। वो थोड़ा गंभीर पर फिर मुस्कराया। हम उसी दुनिया में पले, भाई, जहां हाथ मिलाने का मतलब या तो सौदा होता है या मौत। सुना है बाप बन रहा है, बधाई, मैंने कहा। वो चकित हुआ। तू हर चीज जान लेता है ना, रोमानो। काम का हिस्सा है, मैंने कंधे उचकाए। थोड़ी देर बाद हम दोनों उठे। मैंने ब्रीफकेस उठाया और विदा ले ली। वापस रास्ते में मैंने फूलों की दुकान पर गाड़ी रोकी। मीरा के लिए सफेद गुलाब लिए। वो हम दोनों की पहचान बन गए थे। वो पवित्रता थी, मैं उसका अंधकार। नोट लगाना होगा, सर, फ्लोरिस्ट ने पूछा। हाँ, मैंने धीरे से कहा और कुछ शब्द कह दिए जो वो कागज पर लिख गया। फूलों को सीट पर रखते ही एक ठंडी लहर रीढ़ से गुजरी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। कुछ गलत था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और काफिले की गाड़ी को संकेत किया कि सतर्क रहें। हम हाईवे पर दौड़ रहे थे कि अचानक धमाका हुआ। धड़ाम, पीछे की गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। मेरे दो आदमी उस गाड़ी में थे। मैंने ब्रेक लगाए, पर आग की तेजी ने सब कुछ निगल लिया। भाड़ में जाए, मैं गरजा, स्टीयरिंग पर मुट्ठी मारते हुए। सायरन गूंजे, फायर ब्रिगेड आई, पर वक्त चला गया था। दिल भारी हो गया। धुआं नथुनों में घुसा और गिल्ट का भार सीने पर जमा रहा। वो मैं भी हो सकता था। पुलिस मुझे जांच के लिए स्टेशन ले गई। रास्ते में फोन पर बज हुआ। ये तेरे लिए चेतावनी थी, रोमानो। अगली बार न बचा पाएगा, प्राइवेट नंबर।
मैंने फोन इतनी कसकर पकड़ा कि कांच चटक गया। मुझे पता था वो कौन था, मासिमो रिक्कार्दी। मैं उसका खून पीऊंगा। ये मेरी कसमें थी। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, पुलिस को कुछ हाथ न आए। अब मामला मेरे नियंत्रण में था। स्टेशन पहुंचने पर अधिकारी ने कांच पर दस्तक दी। मिस्टर रोमानो, मैं चौंका। नजर बगल में पड़े गुलदस्ते पर गई। ऑफिसर ने भी देखा, मिसेस के लिए? हाँ, मैंने धीरे से कहा। उन्हें चिंता हो रही होगी। पुलिस ने कुछ औपचारिक सवाल की। कोई संदेह किस पर है? नहीं, मैंने संयम से झूठ कहा। अगर ऐसी घटना फिर हो, हमें तुरंत सूचित कीजिएगा। जरूर, मैंने मुस्कुराकर कहा। बाहर टॉमस खड़ा था। मैं ले चलता हूँ, बॉस। उनके परिवार तक समाचार पहुंचा दे और साथ सांत्वना भी। समझ गया। मेरी उंगलियां अब भी सफेद गुलाबों को जकड़े हुए थी। अंदर सिर्फ एक भाव था, क्रोध। मासिमो ने गलत आदमी से पंगा लिया था। अब मैं उसे ऐसे खून से लाल करूंगा कि वो खुद अपना नाम भूल जाएगा। ये मेरी कसम थी। 586 मीरा, मुझे लग रहा था सारा कसूर मेरा है। एस्टेट में जो उथल-पुथल मची थी, उसकी खबर लगते ही एक अजीब चीखती शांति छा गई थी। लोग घबराए थे, हर चेहरे पर तनाव था। सुना था कल सुबह ये खबर टीवी पर भी होगी। मुझे एक अनजान नंबर से वीडियो मिला जिसमें गाड़ी धमाके के साथ जलती दिखाई दे रही थी। मेरी उंगलियां कांप गईं। वो मासिमो ही था। सारा डर, पश्चाताप और गिल्ट जो इन दोपहरों से मेरे अंदर सड़ रहा था, उस पल कई गुना बढ़ गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, जेस का इंतजार करती हुई। मुझे पता था पिछले कुछ दिनों से मैं उसे अनदेखा कर रही थी, पर आज मुझे वो सब ठीक करना था। इस समय उसे मेरी जरूरत थी। ठंडी हवा में कंधे सिकोड़कर मैं कुछ मिनट से खड़ी थी, जब उसकी गाड़ी आ रुकी। पूरा रोमानो एस्टेट आज एक कमजोर, शोक भरा माहौल लगा। जेस गाड़ी से उतरा, आंखों में थकान, चेहरा उदास, पर जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो उन आंखों में थोड़ी सी रोशनी लौटी। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीढ़ियां चढ़ा, नजर मेरी ही तरफ जमी रही। बाकी सभी लोग उस पल गायब थी, बस वो और मैं। हाय, मैंने धीरे से कहा। गला रूंध गया था। बिना बोले उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी सांसों में गुस्सा और राहत दोनों थे, जैसे सब कुछ भूलकर बस एक पल के लिए जी रहा हो। मैंने भी उसे कसकर थाम लिया। ये तेरे लिए, उसने धीरे से कहा, गुलदस्ता मेरे हाथ में थमाते हुए। धन्यवाद, मैंने कहा, फूल संभालते हुए उसका चेहरा देखा, कहीं जख्म तो नहीं। वो दिखने में ठीक था, पर भीतर से टूटा हुआ। जेस डॉन था, निर्दयी कहा जाता था, पर मैं जानती थी वो अपने आदमियों को खोकर टूट जाता था। उसके लिए वे सिर्फ गार्ड न थे, परिवार थे। ठंड हो रही है, उसने धीरे से कहा, अंदर चल। वो अभी अभी एक भयानक घटना से गुजरा था और अब भी मुझ की चिंता कर रहा था। यह आदमी वाकई अलग था। हम बिना बात किए अंदर गए। फूलों को मैंने अपनी छाती से लगाए रखा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मैं पीछे पीछे उसी के कमरे में रुक गई। वो शॉवर ले रहा था। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि वो ठीक है, फिर अपने कमरे में जाऊंगी। तभी मुझे फूलों के बीच छिपा एक नोट दिखा। मुझे प्यार करना शायद न आए, पर तू ही वो है जिससे मैं प्यार करना जानता हूँ। और मैं अभी रुका नहीं। मेरे होठों पर अकस्मात एक मुस्कान आ गई। जेस कभी भी इतना मीठा हो जाता था कि दिल पिघल जाए। तभी वो बाहर आया और उससे पहले कि मैं वो मुस्कान छिपा सकूं, उसने देख ली। ये बहुत ही प्यारा नोट है, मैंने कहा।
अच्छा लगा ये सुनकर। उसने सिर्फ इतना कहा। कमरे में फिर तनाव छा गया। वो चुप था, पर स्पष्ट थी उसके चेहरे पर बदलती आंधियां। मासिमो ने ये सब किया, और वो भी मेरी वजह से। मेरे होठों से शब्द स्वतः निकल गए। वो चौंका नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुझे चाहता है। उसका गुस्सा फूट पड़ा। नहीं, मैंने धीरे से कहा, मामला उससे ज्यादा गहरा है। मुझे पता था, मेरे चेहरे पर गिल्ट स्पष्ट था। मैंने हमेशा वो फाइल ढूंढने की कोशिश की जिसकी वजह से सब शुरू हुआ, पर अब तक वो मिली न थी। मासिमो को मैंने वादा किया था कि एले वापस जाकर ढूंढूंगी, पर वो मुझे डराने चाहता था। शुक्र था कि उसने रॉबर्टो को न छुआ, पर अगर जेस को नुकसान पहुंचा हो तो। मीरा, उसकी आवाज कापी सी था। वो मुझे देख रहा था, मानो सब समझ गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जेस, मैं समझा सकती हूँ, मैंने कहा, आंसू उमड़ते हुए। वो धीरे से सिर हिलाया, आवाज ठंडी हो गई। अब समझ आया। इसीलिए तू वापस आई? नहीं, आई ना? हाँ, पर। उसने उंगली हाथ के सामने उठाई। बस। तो इतने दिनों से जो कुछ भी था, सब झूठ। हर स्पर्श, हर कहकहा, हर रात, सब नाटक था। उसकी आंखों में क्रोध का तूफान था। वो कमरे में टहल रहा था, हर कदम जैसे जमीन को तोड़ देगा। मुझे सच बता, मीरा, वो गर्जा, जब तू कहती थी कि वो तुझे मारना चाहता था, क्या वो भी तेरे नाटक का हिस्सा था? नहीं, मैंने चीख कर कहा। कसम से, नहीं। तो कैसे मानूं तुझे? उसकी आवाज बिजली की तरह कड़की। तो सब कुछ झूठ था? हर बार जब मैंने तुझे छुआ, हर आवाज जो निकली, सब नकली थी। डाइवोर्स की बात बस मुझे और खेल में फंसाने का बहाना था। उसके हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया, मैं जम गई। जेस, प्लीज। मेरी आवाज सांस के बीच गुम हो गई। उसने मुझे बिस्तर पर फेंक दिया। मैंने छूटने की कोशिश की, पर वो सीधे मेरे ऊपर आ गया। कोई गलती नहीं कर रहा मैं। बस एक गलती की, सोचा तू मुझसे प्यार करती है। मैं करती हूँ। कसम से प्यार करती हूँ, मैं चीखी। वो रुक गया। ठंडी आवाज में कहा, ठीक है। ठीक है। मेरी आवाज कांप गई। वो चेहरे के इतने करीब था कि मेरी सांसें गले में अटक गईं। मैं तुझ पर यकीन करता हूँ। और अगले ही पल उसने मुझे चूम लिया, तेज, सख्त, जैसे दर्द से भरा चुंबन थी वो। उसके हाथ नियंत्रण खो बैठे। मेरे दिल के साथ शरीर भी मानो कैदी बन गया। वो अपने क्रोध के हर कण को मेरे स्पर्श में उतार रहा था। मैंने रोते हुए कहा, जेस, कृपया, पर वो जवाब न दे रहा था, बस अपने दर्द को मुझ में ढाल रहा था। वो रुका नहीं जब तक हांफ न गया। और जब सब कुछ खामोश हुआ, वो उठ खड़ा हुआ, क्लोसेट से कपड़े निकालकर पहन लिए, बिना कहा कमरे से निकल गया। जेस, मेरे शब्द फुसफुसाकर निकले। दरवाजे पर रुककर उसने कहा, मासिमो से कह देना कि वो दस्तावेज अब मेरे पास नहीं है। मेरे अंदर ठंड भर गई। वो बोला, गुड नाइट, मीरा, और दरवाजा जोर से बंद कर चला गया। मैं बिस्तर पर बैठी रो पड़ी। कई दिन तक वो मुझसे बात न कर सका। वो अपने ऑफिस में बंद रहता, मेरे सामने आता तो चेहरे पर कोई भाव न थी। मैंने डोना से बात करने की सोची कि वो उसे समझा दे, पर उन्हें कैसे कहती कि मैं उनके बेटे को धोखा देने वाली थी? वो नजर आ रहा। हाँ, तनाव शायद उन्होंने भी महसूस किया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। कई दिनों बाद हम एले वापस जाने के लिए अपोर्ट जा रहे थे। दिल में थोड़ा सुकून था कि घर लौट रहे हैं, पर साथ ही भय भी था कि अब क्या होगा। शायद मुझे लिस्बन वापस चले जाना चाहिए था, या किसी अनजान देश जहां मेरे नाम तक कोई न जाने।
पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस कार की बगल वाली सीट पर बैठा था, जबड़ा कसा हुआ, नजर सीधे सामने। मैंने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, पर शब्द न निकल पाए। फ्लाइट तक सारा सफर चुप्पी में गुजरा। मैंने आंखें बंद कर ली, शायद सो जाऊं या कम से कम कुछ समय के लिए उस तनाव से दूर हो जाऊं। शायद यही अब हमारा नया सामान्य था, चुप्पी, पश्चाताप और अधूरा प्यार। 587 जेस मुझे करीब से मार रही थी वो चुप्पी। वो इतनी शांत थी कि उस सन्नाटे में हर सांस कांच की तरह चुभ रही थी। ऐसी चुप्पी जो आराम न दे बल्कि हर पल याद दिलाए कि हमारे बीच कुछ टूट चुका है। विमान की खिड़की के बाहर नीचे बादल फैल रहे थे। मीरा सामने बैठी थी, घुटनों को बाहों में जकड़े जैसे अगर ढीली पड़ी तो बिखर जाएगी। मेरा दिल चाहा उसे खींच लूं, गले लगाऊं, उसकी गर्दन में चेहरा छिपाकर सांस ले जितनी उसकी खुशबू भर सकता था। पर इसके बजाय मैंने अपनी मुट्ठी कस ली, दूरी बनाकर रखा। क्योंकि आखिर करता क्या? उसने इतना तो स्वीकार ही किया था कि मासिमो की पकड़ उस तक पहुंची हुई है। पर फिर वो ही औरत कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है। कोई भी आदमी पागल हो जाए ऐसे विरोधाभास में। वो बोल रही थी, मैं प्यार करती हूँ। मैं झूठी नहीं थी, पर जहर एक बार दिल में घुस जाए तो हर सच पर संशय हो जाता है। मेरी चुप्पी सजा न थी, वो सिर्फ जीवित रहने का तरीका था। अगर मैं बोल पड़ता तो या तो कुछ ऐसा कह देता जो कभी वापस न लिया जा सकता, या फिर यह कबूल कर बैठता कि वो अब भी मेरी कमजोरी है। और इनमें से कोई विकल्प मुझे मंजूर न था। वो दर्द दे रहा था, पर जरूरी था। जब हमारा विमान ए उतरा, मेरे आदमी लाइन में खड़े थे। मैंने उन्हें संक्षिप्त आदेश दिए और मीरा को देखा भी नहीं। वो भी अपना ठोड़ी ऊंचा रखकर चल रही थी, मानो मैं उसके लिए हवा भर था। उसकी वो शान मुझे गुस्सा भी दिलाती थी और दिल को दुखाती भी। गाड़ी का सफर भी उतना ही खामोश था जितना हमारा उड़ान। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। मैं फोन से काम करने का ढोंग कर रहा था। पेंटहाउस पहुंचकर शॉवर लेकर मैं अपने ऑफिस में बंद हो गया। वो कमरा हमेशा से मेरा शरण स्थल था, पर आज वो भी मुझे कैदखाना लग रहा था। मैंने एक पेय डाला, खिड़की के पास खड़ा रहा। शहर की रोशनी अब मुझे जली सी लग रही थी। वो यहाँ थी, मेरे ही घर में, फिर भी मुझसे मीलों दूर। फोन बजा, टॉमस का कॉल था। वो बोला, बॉस, गोदाम में आग लगी थी, समय से बुझा दी गई, पर जांच में निकला मासिमो के आदमी थे। वो काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। गिलास मुट्ठी में दबकर टूट गया। अगर वो रुका न तो मैं खुद उसे जमीन में गाड़ दूंगा। तैयारी करो। समझ गया, बॉस। मैंने कॉल काट दी और कांच के टुकड़े कूड़ेदान में फेंके। मासिमो समझता था वो मीरा को एक मोहरा बना लेगा, उसे डराकर मुझे कमजोर करेगा। पर उसे ये समझ न था कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय उसके। अगर उसने मीरा को छुआ तो दुनिया की कोई जगह उसे मेरे क्रोध से न बचा सकेगी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और पहली बार अपने आप से एक सच्चाई स्वीकार की। मैं डरा हुआ था, मासिमो से नहीं, अपने दुश्मनों से भी नहीं, मीरा से। क्योंकि अगर उसने फैसला किया कि वो मुझसे थक गई है, अगर वो वापस मुड़ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसके बिना जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा। रात काफी गुजर चुकी थी जब आखिर मैं ऑफिस से बाहर निकला। पेंटहाउस धुंधला था, बस शहर की फीकी रोशनी कांच से अंदर घुस रही थी। गेस्ट रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर बिस्तर पर वो सिकुड़ी पड़ी थी। कुछ पल मैं बस उसे देखता रहा। नींद में भी वो कमजोर लग रही थी। मुझे इस अवस्था में वो पसंद न थी। मीरा तो आग थी,
वो औरत जिसे काबू में करना असंभव था। यहाँ वो बस टूटी हुई लग रही थी। दिल भारी हो गया। मैंने चेहरे पर हाथ फेरा, सोच रहा था अंदर जाकर उसे सीने से लगा लूं, पर अहंकार ने पकड़ ली। मैं अपने कमरे में चला गया। बिस्तर बहुत बड़ा था, बहुत ठंडा, बहुत खाली। नींद कहीं थी ही नहीं। हर बार आंख बंद की, उसकी चीख सुनाई दी। हर सांस में उसका नाम था। ये एक ऐसी यातना थी जो किसी गोली, किसी छुरी से ज्यादा दर्दनाक थी। सुबह तक मैंने फैसला ले लिया। अगर मीरा मुझे आजमाना चाहती है तो ठीक है। अगर मासिमो सोचता है कि वो मुझे उससे तोड़ सकता है, तो आकर देख ले। मैं मीरा की रक्षा करूंगा, चाहे वो चाहे या न चाहे। और अगर वो फिर से मुझसे दूर जाने की कोशिश करेगी तो मैं उसे रोकूंगा भी। मैं उसे प्यार से, दर्द से, जुनून से, हर चीज से अपने पास बांध लूंगा, क्योंकि मैं उसे दूसरी बार खो नहीं सकता। सुबह पेंट हाउस में कॉफी और ब्रेड की खुशबू फैली थी। हमेशा की तरह डाइनिंग हॉल में हलचल थी, पर आज हर आवाज धीमी सी लगी। मीरा टेबल पर बैठी थी, हाथों में टी कप फंसा था। मैं अपनी सीट पर आ बैठा। अंदर ही अंदर कसाव महसूस हो रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, भारी, चुप पर महसूस होने वाली। मैंने अखबार खोला, पन्ने पलटे, पर पढ़ा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, उसका स्वर धीमा, सावधान था। मैंने बस हल्का हुंकारा भरा। दिल में तो हजार बातें थीं, पर जुबान को अहंकार ने जकड़ रखा था। तू सो नहीं पाई ना? उसने नहीं, मेरी आवाज ठंडी थी। मैं भी नहीं सो पाई, उसका स्वर थका था। मुझे चाहिए था कि मैं उसकी ओर देखूं, हाथ आगे बढ़ा दूं, बस एक बार उसके हाथ पर अपना रख दूं, पर मैंने कप उठाकर जोर से टेबल पर रखा। आवाज गूंज गई। वो सिहर गई। मैंने देखा और खुद से नफरत करने लगा। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, जैसे हमारे उंगलियां मिल जाएंगी अगर मैं बस थोड़ा हिल जाऊं। मेरा हाथ भी हल्का सा कंप गया, फिर मैंने उसे खींच लिया। कुछ खा ले, मैंने कठोर स्वर में कहा। वो जमी रही। भूख नहीं है तो यूं बैठ न रह जैसे अभी गिर पड़ेगी। शब्द कड़े थे, इरादा नहीं, अहंकार था। उसकी आंखें भरोसे के पानी से भर गईं, पर उसने झट से टी कप उठाया और चुप रही। मैंने अपने भीतर एक धड़कन टूटते सुनी। बस एक छोटा सा स्पर्श और सब ठीक हो सकता था, पर मैं वो नहीं दे सक रहा था। मीरा ने धीरे से सांस ली, थक कर कहा, अगर तेरे लिए ये मुझे सजा देने का तरीका है, तो दे ले जेस। पर इससे सच नहीं बदलेगा कि मैं। वो रुक गई, शब्द निगल लिए। मैंने कप इतनी तेजी से थामा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। मुझे पता था वो क्या कहने वाली थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जानते हुए भी मैंने सुनने न दिया। क्योंकि अगर इस वक्त मैंने सच में उसके दिल को छू लिया तो शायद मैं कभी उसे जाने न दे पाऊंगा। और मैं अभी माफ करने को तैयार न था। पार्ट 88। मीरा मुझे उससे इतनी नफरत हो रही थी कि सीने में चुभन हो रही थी। क्यों इतना बेवजह रूखा बन रहा था वो? मैं तो सच बता ही चुकी थी। अगर चाहती तो चुपके से उसके खिलाफ चाल चल सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने भाई की जिंदगी का जोखिम उठाकर सब कहा, फिर भी वो ऐसे मुंह फुलाए बैठा था जैसे मैंने उसकी तौहीन कर दी हो। मैंने खुद पर ही गुस्सा किया, क्योंकि वो अब भी मुझ पर इतना असर डाल रहा था। सबसे बुरा ये था कि मैं उसके उस रात के चुंबन के बारे में सोचना बंद न कर पाई। वो किस इतना कठोर था, जैसे वो मुझे तोड़कर याद दिलाना चाहता हो कि वो अब भी मेरे ऊपर हक रखता है। मेरे होठ अब भी जल रहे थे, शरीर अब भी उसके करीब होने पर धोखा दे रहा था।
मैंने हाथ अपने पेट पर रखा, उस हल्की सी पीड़ा को शांत करने की कोशिश करते हुए जो सिर्फ उसके नाम की वजह से उठ रही थी। जेस रोमानो। वो आदमी मुझे कमाल की तरह पागल कर रहा था, और ऐसा सिर्फ वो ही कर सकता था। मैं अपने कमरे की बालकनी पर चली गई, जहां हवा रात की ठंडक के साथ चेहरे से टकराई। एलए की रोशनी दूर किसी झिलमिलाते ख्वाब सी दिख रही थी। लोग वहां शायद सामान्य जिंदगी जी रहे थे, प्यार में पड़ रहे थे, खाना खा रहे थे, सुकून की नींद ले रहे थे। और मैं एक ऐसी जंग में फंसी थी जिसका मुझे कभी चयन करने का मौका ही नहीं मिला। एक ऐसे आदमी के साथ जिससे नफरत करते करते भी प्यार कर बैठी थी। ये खींचतान थका देने वाली थी। पीछे से दरवाजे की चिर की आवाज आई। कहने की जरूरत न थी, मैं जान गई थी, वो ही था। उसकी मौजूदगी हमेशा हवा से भारी हो जाती थी। तू बहुत स्पष्ट बना रही है सब, उसका स्वर ठंडा था। मैं मुड़ी न। किस बात की स्पष्टता? कि तू नाराज है, तू रूठी हुई है। मैं कड़वी हंसी हंसी। मजेदार है। मुझे तो लग रहा था तू ही रूठा है। कुछ पलों की चुप्पी थी। फिर उसके कदमों की धीमी आवाज आई। वो करीब आ रहा था, पर इतना भी नहीं कि मुझे छू सके। हमेशा की तरह जगह बनाए रखा उसने। मैं रूठता नहीं, वो बोला धीमे स्वर में। सच में? मैंने तीखे लहजे में कहा। तू तो बस भौहें सिकोड़ता है, चुप रहता है और ऐसा बर्ताव करता है जैसे मैं तेरे लिए हवा भर हूं। बिल्कुल रूठना न हुआ ना। वो धीमे से सांस छोड़ा, शायद हंसी थी, पर हंस ना पाया। मैंने पीछे देखा तो उसके जबड़े में हल्का सा सिकुड़न दिखी। मैंने तू पर भरोसा किया था, मीरा, उसने धीरे से कहा। और जब सोचता हूँ कैसे मासिमो तुझे मेरे खिलाफ मोहरा बना सकता था। वो रुक गया, आंखों में तूफान था। मुझे उसे मार देने का मन होता है, पर कभी भी तुझे भी। उसके शब्द क्रूर थे, पर जेस था। कभी भी अनुमान न लग सकता था वो कब क्या कहे। बहुत प्यारा है, मैंने कहा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने सच बोला था, सब कुछ दांव पर लग दिया था। अगर धोखा देना चाहती तो कुछ न कहती। अब वो करीब था। उसके कोलोन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। मेरी नब्ज बहक गई। और फिर भी तू मुझसे कई बातें छिपाई, वो गरजा। तुझे लगा तू सब संभाल लेगी। यह भरोसा नहीं है मीरा, यह तेरा खुद को भगवान मानना है। यह तेरे लिए एक तरनाक है, और तू जानती भी है। उसके शब्द तीरों की तरह छीदे गए। अगर मैं पहले ही बता देती कि मासिमो ने मुझे धमकाया है, तो तू क्या करता? हर गली खून से भर देता। रॉबर्टो भी निशाने पर आ जाता। मैं करा उठी। तो मतलबदारी की बात कर रहा है। उसकी आंखें अब भी मेरे पर थी, भीतर से सुलगती आग सी। फिर उसकी उंगलियां अचानक मेरे ठोड़ी तक पहुंची, चेहरा ऊपर उठाया। तू मुझे पागल कर देती है, उसके शब्द एक कर्राहट थे। अच्छा है, मैंने धीमे से कहा। सांस टूटी। अब जान गया तू कितना मुश्किल है मेरे बिना रहना। हमारे बीच की हवा घनी हो गई। उसके होठ मेरे इतने करीब थी कि मैं उसका सांस महसूस कर सकती थी। दिल धोखा दे रहा था, शरीर और भी ज्यादा। पर इस बार वो झुका नहीं। उसने चेहरा पीछे हटा लिया, नजर ठंडी पड़ी जैसे फिर से किला खा जा रहा हो। आराम कर, उसने धीरे से कहा। आने वाले दिन लंबे हैं। और वो मुड़ गया। मैं अकेली रह गई बालकनी पर, दिल तेज धड़कता हुआ, घुटनों में कमजोरी लिए, और उसे चिल्लाकर कहने की इच्छा के साथ कि मैं उसे नफरत करती हूँ। पर सच ये था, मैं अब भी प्यार करती थी। मैंने रेलिंग पकड़ी, आंसू रोकने की कोशिश की, पर वो फिर भी बह गए। मैं खुद से कहती रही ये सिर्फ गुस्से के आंसू हैं, पर झूठ हर बार और बोल पड़ता था। क्योंकि सच था, चाहे वो मुझे तोड़ दे, मिटा दे,
मैं फिर भी उससे प्यार करती थी। यही वो सजा थी जो कभी खत्म न हो रही थी। मैं अंदर लौटी, बालकनी का दरवाजा धमाके से बंद किया, पर धीरे से अपने प्रतिबिंब पर नजर पड़ी। गाल लाल, होंठ सूजे हुए, आंखें भरी। मैं एक औरत जैसी दिख रही थी जो बिखर गई है, और मुझे खुद से घृणा हो रही थी क्योंकि वो मुझे ऐसा बना गया था। बिस्तर पर गई पर वो बर्फ जैसा ठंडा था। करवट दर करवट बदलती रही, पर नींद कहीं न थी। हर पल उसकी आवाज गूंजती रही, तू मुझे पागल कर देती है। वो शब्द मुझे बार बार काटते और फिर जोड़ देते, जैसे कोई जख्म जो सूखने से पहले फिर से फट जाता हो। मैंने पेट पर हाथ रखा। एक सुन्न सी पीड़ा थी जिसका नाम प्यार था पर महसूस घाव की तरह हो रहा था। मैंने धीरे से फुसफुसाया, मुझे नफरत है तुझसे। पर दिल ने कहा, झूठ। और सच था, मेरे अंदर एक खून सा बह रहा था जिसका नाम था जेस। सुबह की धूप आई तो सुकून नहीं, डर ले आई। क्योंकि मुझे पता था हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। धूप ने चेहरे पर चोट की आंखें मुंदी, चादर सिर तक खींच ली। एक क्षण के लिए भूल गई कहाँ हूं। फिर उलटते ही उसकी तरफ हाथ बढ़ गया। ठंडी, खाली जगह। वो वहां न था। हम कई दिनों से एक साथ बिस्तर पर नहीं सोए थे, फिर भी आदत दिल से न गई। मैं झट से उठी, आसपास ढूंढा पर वो नहीं था। चेहरा धोया और ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ गई, शायद वो वहां हो। पर नहीं। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने बिना कहे घर छोड़ दिया था। कमबख्त, मैंने पलकें झपकाईं। मैंने नाश्ता चुपचाप किया, मुंह से एक शब्द न निकला। हेल्प से उसके बारे में पूछने की इच्छा दबी रही। सबसे अंत में मैं अपने कमरे लौट गई। दिल भरा था, गुस्सा भी, कुछ और भी जिसका नाम न दे पाई। कई घंटे गुजरे, दिमाग भटका, क्या उसे कॉल करूं? क्यों करूं? आधी आवाज चीख रही थी, मत कर, उसे खुश मत कर। दूसरी आधी फुसफुसा रही थी, अगर कुछ हो गया तो। आखिर हार कर मैंने फोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। कोई जवाब नहीं। मैंने स्क्रीन को घूरा जैसे वो मेरी बेइज्जती का कारण हो। और फिर होठों से धीमे से निकल गया, स्ट्रॉन्जो एरोगेंट, फिग्लियो दी पुत्तना। शब्द झटपट इतालवी में गिरे, गुस्से और चोट दोनों से भीगे हुए। मैंने फोन जोर से बिस्तर पर फेंका और बालों में हाथ फेरा। दिल धड़क रहा था, गला भर आया था। और मुझे पता था वो कभी भी ऐसा नहीं उठाएगा। ये उसकी आदत थी, मुझे तपाना, जलाना और अपने काबू में रखना। पर अब खेल दो तरफा होने वाला था। या कम से कम मेरा मन यही झूठ बोल रहा था, जबकि सीने के अंदर सब जल रहा था। 5 जेस मैं सुबह जल्दी निकल गया। आम तौर पर मैं मीरा पर नजर डाल लेता था, पर आज वक्त कम था। बहुत काम था और बहुत से दुश्मन। दुश्मन इतने थे जैसे एक शरीर पर कई सर उग गए हों। सभी को एक साथ काटना मूर्खता होती। मैं जानता था, सीधे टकराना आत्महत्या थी, और आत्महत्या मेरी फितरत नहीं। मेरा नियम सरल था, पहले विभाजित करो, फिर अलगथलग करो। साम्राज्य गोली से नहीं गिरता, शक से गिरता है। मैं ये लेके अपने नए ऑफिस में बैठा था। पर्दे आधे बंद थे, आधी रोशनी कमरे को पट्टियों में काट रही थी। हाथ में सिगार सुलग रहा था, संतोष के लिए नहीं, स्वनियंत्रण के लिए। पहली बार कई महीनों बाद मैं धुएं के पीछे अपनी सोच छिपाने की कोशिश कर रहा था। नाम एक एक कर मन में घूम रहे थे, एंजो, रिकार्डो, ज्यूलिट्टा, मासिमो। ये सब वो करकट थे जो मेरे परिवार की विरासत को खा रहे थे। हर एक के लिए एक अलग धार चाहिए थी। एंजो सबसे कमजोर कड़ी था, खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा,
एक अंधा महत्वाकांक्षी। ऐसे लोग हमेशा जल्दी मरते हैं। उसे गिरा दो तो रिकार्डो डगमगा जाएगा। ज्यूलिट्टा को बदनाम कर दो तो वो अपने झूठे प्रभाव से खाली हो जाएगी। रिकार्डो स्वयं खतरनाक था, पर सबसे तेज छुरा भी एक सही वार से टूट जाता है। और मासिमो, वो अंत में आएगा, क्योंकि मैं उसे पहले सब कुछ खोने का एहसास दिलाना चाहता था। फिर खत्म करूंगा। दरवाजा खुलने की आवाज ने मेरे विचार तोड़े। मैंने सिर न घुमाया, बस बारूद की हल्की गंध पहचानी। लुका था। वो हमेशा की तरह चुपचाप अंदर आया। उसने टेबल पर एक फाइल रखी। बॉस, वो धीरे से बोला, काम हो गया। कागज पूरे साफ हैं, सिग्नेचर, वाटरमार्क, सब कुछ। कोई शक नहीं करेगा। मैंने सिगार का राख झाड़ा और फाइल खींची। अंदर थे जाली कॉन्ट्रैक्ट्स और अकाउंट स्टेटमेंट्स जो एंजो को मासिमो के लिए पैसे भेजने वाला दिखाते थे। ऐसे कागज जो इतने सच्चे लगे कि झूठ पर कोई शक न करे। अच्छा काम है, मैंने कहा, लेकिन बहुत साफ है। थोड़ी गलती लाओ। सच कभी परफेक्ट नहीं होता। रिकार्डो इतना मूर्ख न है कि संपूर्ण कागजों पर यकीन कर ले। लुका ने सिर हिलाया। हमारा बंदा इन्हें थोड़ा घिसेगा, मोड़ेगा, प्राकृतिक लगेंगे। और जब उन्हें देना हो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए जैसे कोई दे रहा है। रिकार्डो को खुद उसे खोजना चाहिए। समझ गया, बॉस। वो मुड़ा, पर मैंने रोक लिया। वो अफवाह, लुका मुस्कराया। चल दी है, बॉस। हमारे आदमी ने रिकार्डो को बताया कि उसने एंजो को मासिमो के लोगों से बात करते सुना। बस इतना कि शक उठ जाए। मैंने हल्की मुस्कान दी। अफवाहें कभी भी गोली से ज्यादा घातक होती हैं। साक्ष्य पर बहस की जा सकती है, पर शक दिल को अंदर से खा जाता है। जाओ। मैंने फाइल बंद की। लुका चला गया। मैं कुर्सी पर पीछे झुका और छत की ओर देखने लगा। कमरा शांत था, पर दिमाग शोर से भरा था। मीरा की आवाज अब भी गूंज रही थी। अच्छा, अब तुझे पता चला कितना दर्द होता है। कल रात मैं दूर चला गया था, क्योंकि अगर न जाता तो शायद उसे फिर से चूम लेता जब तक हम दोनों में से कोई टूट न जाए। वो न समझ सकी कि हमारे बीच जितना गुस्सा था, वो ही मेरा जिंदा रहने का ईंधन था। मैं उसे प्यार करता था, जान से भी ज्यादा, पर उसकी धोखे की चुभन अब भी जख्म बनी बैठी थी। वो मुझे तबाह कर सकती थी, सिर्फ एक कदम से। और मैं उसी औरत का कैदी था। मासिमो का उसके आसपास मंडराना अब भी मुझे पागल कर रहा था। वो मीरा को हथियार बनाना चाहता था। मैंने सोचा पहले ही मैं उसे राख बना दूंगा। कंप्यूटर के सामने बैठ गया, काम में खुद को डुबाने की कोशिश की। जानता था मीरा ने कॉल किया होगा, पर उठाया नहीं। वो ठीक रहेगी, मैंने खुद से झूठ कहा। फोन फिर बजा। मैंने उठाया। लुका था। रिकार्डो को कागज मिल गए, उसने कहा। घंटे भर पहले। और वो पहले ही सवाल उठा रहा है। मैंने धीमी मुस्कुराहट दी। तेजी से फंसा। ठीक है, उसे शांत रहकर खुद खोज करने दे। जितना उसे खुद पर भरोसा होगा, उतना वो मेरे जाल में गहरे उलझेगा। पहला वार सही गया था। अब श्रृंखला शुरू हो गई थी। जल्द ही एंजो शिकार बनेगा, रिकार्डो क्रोध में अंधा हो जाएगा, और मैं तब वार करूंगा। पर दिल के भीतर एक संदेह था, ये सारी साजिश मीरा तक पहुंचेगी। उसे कभी मेरे इस पक्ष का अनुभव न देने की कसम था। मैंने खून, धोखे, भय, पर अब वो बच न सकेगी। मुझे पता था वो मेरी क्रूरता से नफरत करती थी, ये सोचकर कि मैं सिर्फ हिंसा से समाधान ढूंढता था। पर पुरुष जैसे रिकार्डो और मासिमो, उनसे शब्दों में नहीं, लहू में बात करनी पड़ती है।
मैंने खुद को समझाया कि मीरा मेरे रास्ते में न आएगी। वो इतनी जिद्दी भी नहीं है। पर दिल ने धीरे से फुसफुसाया, अगर वो आ गई तो? मैंने विचार को दबा दिया। कमजोरी की यहाँ गुंजाइश न थी। सारा साम्राज्य सड़ रहा था, पर आखिर तक लोग यही याद रखेंगे कि बचा कौन। अगली सुबह फोन पर एक वीडियो आया रिकार्डो और एंजो की बहस का। मैंने देखा, हल्के से मुस्कराया। बीज रोप दिया गया था, अब शंकाएं फलने लगी थी। खेल अभी शुरू हुआ था। मेरे पेंटहाउस का लिफ्ट खुला। मैं कल रात वहां नहीं सहा। उसे टालने के लिए मैं बाहर रहा था, पर आज वो वही खड़ी थी, कांच की दीवार के पास, शहर की तरफ मुंह किए। जैसे ही मैंने कदम रखा, वो मुड़ी। कहाँ था तू, रोमानो? उसका स्वर धधक रहा था। बाहर। मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दिया। तूने बस एक कॉल किया था, वो आंखें घुमाते हुए कहती है, और वापस क्यों नहीं किया? व्यस्त था। जेस, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी आवाज थकी सी लगी। मैं फट पड़ा। चारों तरफ देख मीरा। हम एक ऐसे मामले के बीच हैं जो हम दोनों से बहुत बड़ा है, और मेरे पास तेरे इन भावनात्मक ड्रामों के लिए समय नहीं। कमरा गूंज गया। वो सिहर गई, आंखों में आंसू झिलमिला गए। गिल्ट ने दिल में जगह बना ली। काश मैंने ऐसा न कहा होता। वो पलटकर सीढ़ियों की तरफ भागी, स्पष्ट था वो कमरे में जाकर रोएगी। मैं तेजी से पीछे गया, उसका हाथ पकड़ा। छोड़ मुझे। मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो संघर्ष कर रही थी, पर मैंने धीरे से उसकी पीठ सहलानी शुरू की। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ा, फिर रो पड़ी। मैंने कुछ न कहा, बस उसे अपने सीने से लगाए रखा। मैं थक गया था उससे ठंडा व्यवहार करते करते। अब और नहीं हो सकता था। मुझे माफ कर दो, मिया कारा, मैंने धीरे से कहा, उसके सिर के बीच में चुंबन देते हुए, जहां उसके स्ट्रॉबेरी शैम्पू की खुशबू भरी थी। तूने मुझे दर्द पहुंचाया है, उसने धीमे से कहा, चेहरा उठाते हुए। उसकी लाल आंखें और नमक से भीगे गाल देखकर मैं सचमुच टूट गया। मालूम है, मैंने कहा, मुझे माफ कर दे। मैंने उसका ठोड़ी ऊपर किया और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। 590 मीरा, उसने जैसे ही मुझे चूमा, रगों में राहत बह गई। ऐसा लगा सांसें कई दिनों के बाद ठीक से चल रही हैं। मैंने उसे कितना याद किया था, यहाँ तक कि जब वो मेरे ठीक सामने था, मेरे साथ उसी घर में, फिर भी हम एक दूसरे से मीलों दूर थे। हर रात जब वो मुझसे मुंह फेर लेता, जब हम अलग अलग कमरों में सोते, तो मुझे लगता हमारे बीच की दरारें थोड़ी थोड़ी और गहरी हो रही थी। पर अब उसकी बाहों में दुनिया जैसे रुक गई थी। मेरी उंगलियां उसकी कमीज को ऐसे थामे हुई थी, जैसे वो ही मुझे डूबने से बचाने वाला इकलौता किनारा हो। उसके होठों पर धुएं की कड़वी गंध थी, पर उसके नीचे उसका अपना स्वाद था, वो एहसास जो हमेशा मेरे अंदर जलता रहता था, जिसे इनकार करना नामुमकिन था। मैंने उसे और गहराई से चूमा, अपनी हर तकलीफ, हर अभिशप्त रात उसके अंदर उड़ेल दी। शायद अगर मैं उसके काफी करीब हो गई, तो वो दीवारें पिघल जाए जो वो हमेशा अपने चारों तरफ खड़ी कर लेता था। जब वो अंत में मुझसे अलग हुआ, उसका माथा मेरे माथे से टिका था। सांसें भारी थी, पर उसकी आवाज धीमी, थकी और कहीं न कहीं कमजोर थी, जैसी वो कभी किसी और के सामने नहीं होती। मीरा, उसका फुसफुसाना ऐसा था जैसे टूटे दिल से निकल रहा कोई स्वीकार। उसके इस एक शब्द ने मेरे अंदर कुछ चीर कर रख दिए। मैं सब कह देना चाहती थी कि मुझे उसकी ये गुमशुदगी नफरत है। मुझे उसकी ठंडी खामोशियां मकान की दीवारों जैसी चुभती हैं,
मुझे डर लगता है उन परछाइयों से जो हर रात उसके सिर पर झूलती रहती हैं। पर शब्द गले में अटक गए, क्योंकि अगर मैं कुछ ज्यादा कह बैठती तो वो फिर से दूर चला जाता। इसलिए मैंने सिर्फ चुपचाप उसका चेहरा पकड़ा, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मुझे दूर मत करना, जेस। मुझसे और ये सहन नहीं होता। उसका जबड़ा थोड़ा कपका, मानो वो खुद से लड़ रहा हो। कई क्षणों तक वो कुछ न बोला। फिर उसकी बाहें मेरे चारों तरफ लिपट गईं, इतनी मजबूती से कि लगता था वो खुद भी टूट जाएगा अगर ढीला पड़ा। नहीं करूंगा, उसने मेरे बालों में मुंह छिपाते हुए कहा, कम से कम आज रात तो नहीं। मुझे इससे सुकून मिलना चाहिए था। पर दिल में एक अजीब सी गांठ थी, क्योंकि मैं जानती थी जेस रोमानो कभी हमेशा का वादा नहीं करता। वो सिर्फ आज रात का करता है। पर मुझे आज से ज्यादा चाहिए था। वो मेरा हाथ थामे मंजिल की तरफ बढ़ा। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े और जब उसने मुझे छोड़कर बाथरूम में कदम रखा तो मैं अकेली खड़ी रह गई, दिल तेज धड़कता हुआ, होंठ अब भी गर्म। शॉवर की आवाज कमरे में गूंज रही थी, लगातार, ठंडी और बेपरवाह। उसके विपरीत जो मेरे अंदर चल रहा था। मैं बिस्तर के कोने पर बैठ गई, हाथों को मरोड़ते हुए। अब भी उसकी गर्माहट मेरे सीने पर थी, पर कहीं अंदर एक अशांत धकधकी, कुछ गलत था। जेस ऐसा आदमी नहीं था जो अपने अंदर की लड़ाई छिपा सके। उसका गुस्सा, उसका अहंकार, उसकी काबू में रखने की जरूरत, सब हमेशा स्पष्ट था। पर अब वो शांत था, ज्यादा ही शांत। और ये शांति मुझे उसके गुस्से से कहीं ज्यादा डराने लगी थी। जब वो बाथरूम से बाहर आया, वो भाप से घिरा था। उसकी त्वचा से पानी की बूंदें गिर रही थी, पर उसकी आंखें अब भी पत्थर की तरह स्थिर थीं। मैंने धीरे से कहा, जेस। वो क्षण भर रुका, फिर टी-शर्ट पकड़कर पहनने लगा। क्या हुआ, मीरा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने धीमे स्वर में कहा। क्या हुआ है? तेरे साथ क्या चल रहा है? उसकी पीठ मुझे दिख रही थी, कड़ी और तनाव भरी। काफी देर तक वो कुछ न बोला। फिर धीरे धीरे कहा, बताया था न, मीरा। कुछ मामले सुलझा रहा हूँ, थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त, मैंने कहा, आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। हर बार यही कहता है तू। क्या तू ये समझता है कि मैं लकड़ी की गुड़िया हूँ जो तेरे आने जाने की आदी हो गई हूँ? कहाँ था तू? किससे मिल रहा है? तेरे आसपास कौन से खतरे मंडरा रहे हैं? कभी सोचा कैसा लगता होगा? वो मुड़ा, चेहरा तन गया था। ऐस न सोच, मीरा, ये सब वैसा न है। तो कहना कैसा है? मेरी आंखों में नमी भर आई। क्यों नहीं बताता मुझे कभी? क्यों मैं हमेशा तेरे दीवारों के बाहर खड़ी रहती हूँ? उसने हूफ भरी बालों में हाथ फेर दिया। पहली बार जेस अनिश्चित दिखा। वो जो हर वक्त निशाने पर लगा रहता था, आज उसकी आवाज थकी थी। भरोसे का मुद्दा न है, मीरा, उसने धीरे से कहा। मैं तुझे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। कम जानोगी, ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मैं जम गई। सुरक्षित शब्द गले में करवाट ले लगा। क्या तू खुद को सुन रहा है? मैं तेरी बीवी हूँ, जेस। शायद मैंने ये जिंदगी न मांगी हो, ये एक खतरनाक नाम न चाहा हो, पर अब मैं इसका हिस्सा हूँ। तू सोचता है रहस्य रखकर मुझे बचाएगा? नहीं, तू मुझसे दूर हो रहा है। और शायद ये हम दोनों को मार रहा है। उसकी आंखें एक पल के लिए मुलायम पड़ी, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो। पर अगले ही सेकंड वो चेहरा फिर से ठंडे पत्थर में ढल गया। तू नहीं समझेगी। ये बिल्कुल समझूगी नहीं, क्योंकि तू कभी बताता ही नहीं है, मैंने धीमे से चीखा।
आंसू अब काबू से बाहर थे। कमरे में खामोशी फैल गई। वो मुझे घूर रहा था, जैसे शब्द गले तक आकर वापस ढलक गए हों। वो कुछ कह ना सक रहा था और वो मौन मेरे लिए सबसे खतरनाक था। मैं पीछे मुड़ी, बिस्तर पर लेट गई और चेहरा तकिए में छिपा लिया। काफी क्षण तक कोई आवाज नहीं आई। फिर गद्दे का भार बढ़ा। उसका हाथ धीरे से मेरी कमर पर आ गया और वो मुझे अपनी ओर खींच लाया। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास गर्म थी। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, उसका स्वर बालों में घुल गया। ये शब्द सुकून दे सकते थे, पर मुझे खोल गए। क्योंकि कैसे कह देता खोना न चाहने वाला आदमी वो बातें जो उसे कभी मेरे साथ साझा करनी ही नहीं आईं? मुझे अब स्पष्ट थोड़ा सा हो गया था, वो अब मुझ पर भरोसा न करता। जो कस्में उसने मासिमो के साथ वापर घटने के बाद खाई थी, वो उसके भरोसे की दीवारें भी ले गईं। और मैं माने बैठी कि शायद मेरा शौहर मुझसे अब प्यार नहीं करता। सुबह उसके बिना जागना अब आदत बन गया था। मैंने गहरी सांस ली और रसोई की तरफ बढ़ गई। सोचा शायद कुछ बनाने से मन हल्का हो जाएगा। कबर्ड खोले, आटा, चीनी निकाली और कटोरों की खनक खालीपन में गूंज गई। बाल बांध लिए, हाथों में फेंट पकड़ा और अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश की। जैस अगर अपने राजों में छुप सकता है, तो मैं भी चीनी और मक्खन में छुप जाऊंगी। अंडे तोड़े, आटा घोल बनाया, हर धड़कन उसका नाम लेते हुई। आम तौर पर उसके साथ की शांति मुझे रास आ जाती थी, पर आज की चुप्पी त्याग जैसी थी। ऐसी जो कान में कहती है, अब तू इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। हाथ अपने आप काम कर रहे थे, पर मन हर जगह भटक रहा था। वो कहाँ गया था? किससे मिल रहा था? कौन सा खतरा थी जो मुझे बताने लायक न समझा? जब मैंने ट्रे ओवन में रखी, गला भर आया था। मैं काउंटर पर झुक गई, ओवन की हल्की सी गरम पीली रोशनी पर टिकी रही। तभी फोन चीखा। मैं चौंक गई। दिल धड़क उठा, शायद वो ही होगा। पर जब स्क्रीन देखी, तो नाम वो न था, मासिमो था। संदेश छोटा था, स्पष्ट और तेज। हमें बात करनी है। मुझसे गैलरी में मिलो। पेट में गांठ सी पड़ गई। मैंने मैसेज बार बार पढ़ा, उम्मीद थी शायद गलत देखा होगा, पर शब्द उतने ही जहरीले रहे। मुझे पता था वहां जाना पागलपन होगा। वो खतरनाक थी, हमेशा रही। जैस अगर जरा भी जान गया कि मासिमो अब भी मुझसे संपर्क कर रहा है, वो मुझे नहीं, शायद खुद को खो बैठेगा। पर फिर भी मेरी उंगली स्क्रीन पर ठहर गई। शायद अगर मैं मासिमो को झूठा साथ देने का नाटक करूं, तो उसे अंदर से तोड़ सकूं, जेस की मदद कर सकूं। यह ख्याल तर्कसंगत लग रहा था और खतरनाक भी। मैंने फिर मैसेज की तरफ देखा। ओवन में रख पेस्ट्री जली की गंध देने लगी और मुझे कोई परवाह न थी। दिल तेज चल रहा था, सांस और भी तेज। मैं एक चट्टान के किनारे खड़ी थी और कोई मेरे पीछे से फुसफुसा रहा था, कूद जा। मुझे भय था, पर प्रश्न भी थे जो चुपचाप कुतर रहे थे। मैंने फोन सीने से लगाया, आंखें बंद की। वफादारी और जिज्ञासा दोनों मेरे अंदर टकरा रहे थे। ये सब एक बहुत बुरा, बहुत अंधेरा गुंजल था और मैं धीरे धीरे उसके बीच खुद को डूबते महसूस कर रही थी।